Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Guru Ravidas Jayanti. This topic would be useful from GS Paper 1 perspective. The topic Bhakti Movement. तो गुरु रविदास जी के बारे में समझते हैं. तो ही वॉज अ भक्ति मूवमेंट सेंट एंड उन्होंने एक रिलीजन की शुरुआत की थी, रविदासिया रिलीजन. उनके लाइफ, खासकर बर्थ ईयर को लेकर के थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है, बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स बिलीव दैट ही वाज बोर्न इन द ईयर 1377 इन चमार कास्ट कम्युनिटी विच इज कॉबलर फैमिली इन वाराणसी. तो गुरु रविदास मूवमेंट, गुरु रविदास जी ने रविदासिया रिलीजन शुरू किया था एज ए रिफॉर्म मूवमेंट टू हिंदुइज्म, जिसमें ब्राह्मणिकल कल्चर वाज डोमिनेटिंग एंड दैट लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द शूद्र कम्युनिटी, सो कॉल्ड द बैकवर्ड क्लास. तो उनके एक्सप्लॉयटेशन के कारण फिर उन्होंने एक एबोलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम चलाया. बाद में उन्होंने एक अलग से रिलीजन ही प्रमोट किया जिसको कहा गया रविदासिया रिलीजन, with the aim of doing away with the caste based discrimination. क्योंकि मोर और लेस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा रविदास, गुरु रविदास जी के भी बिलीव थे कि हिंदुइज्म कैन नॉट बी मेड फ्री फ्रॉम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो बेटर डिसमेंटल हिंदुइज्म इटसेल्फ. द सिमिलर आइडियाज वी आर हेल्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिमसेल्फ. दैट इज वाई गुरु रविदास जी ने फिर एक अलग से रिलीजन स्टार्ट किया, फाउंडर ऑफ रविदासिया रिलीजन, with the aim of abolition of caste system, and he openly criticized the notion of Brahminical society. तो गुरु रविदास जी के कुछ डिवोशनल जो पंक्तियां हैं that have been included in Sikh scripture of Guru Granth Sahib as well. 24 फरवरी को इस साल गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है, विच इज 647 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत रविदास. ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, हर साल ये थोड़ा बहुत वेरी करता है. भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, तो बेसिकली गुरु रविदास जयंती को मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको भक्ति मूवमेंट रिवाइज करा दूं. भक्ति मूवमेंट वैसे आप बेसिक क्लास में जरूर पढ़ते होंगे अपने. तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत को ट्रेस की जा सकती है फ्रॉम द सेंट्स लाइक आदि शंकराचार्य एंड हिज फिलोसफी ऑफ अद्वैतवाद. फिर द अर्लीस्ट भक्ति सेंट्स आर नोन एज नयनार्स एंड अलवर्स. Alvars were devotees of Vishnu and Nayanars were devotees of Shiva. So earliest Bhakti movement could be traced from South India. धीरे धीरे भक्ति मूवमेंट started to move to other parts of the country as well, जैसे कि Central India and then Northern India, and ultimately by 15th century AD Bhakti movement was brought to Assam as well by श्रीमंत शंकर देव जी. तो अलग अलग एरा के अलग अलग रीजन के भक्ति मूवमेंट के जो प्रोमिनेंट सेंट्स हैं वो इस इमेज में दिखाए गए हैं. अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट सेंट्स आदि शंकराचार्य, नयनार्स, अलवर्स सेंट्स. फिर आप देखिएगा बासवन्ना, संत तुकाराम फ्रॉम महाराष्ट्र, दादू दयाल फ्रॉम गुजरात, सूरदास फ्रॉम राजस्थान, मीराबाई फ्रॉम राजस्थान चित्तौर. या नॉर्थ इंडिया वाराणसी के आसपास के कई सारे इंपॉर्टेंट भक्ति मूवमेंट सेंट रहे हैं, जैसे रामानंद जी इन 14th सेंचुरी, तुलसीदास, कबीर दास 16th सेंचुरी में, वल्लभाचार्य एंड रायदास. गुरु नानक साहिब 15th to 16th सेंचुरी एडी, चैतन्य महाप्रभु ईस्ट इंडिया. ये इंपॉर्टेंट भक्ति मूवमेंट सेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं अलॉन्ग विद द ज्योग्राफिकल लोकेशंस. तो भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इनटू एक्टिविटीज ऑफ वर्शिप जस्ट एज अ कोल्ड फॉर्मल वर्शिप मेथड. दे बिलीव्ड इन अ काइंड ऑफ लव बिटवीन द वर्शिप एंड द वर्शिपर. मीराबाई के बारे में आप जानते ही होंगे. सो इट्स अ काइंड ऑफ प्लेटोनिक लव रिलेशनशिप विच इज व्हाट वाज प्रमोटेड बाय द भक्ति मूवमेंट सेंट. प्लेटोनिक लव मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके का इंटेलेक्चुअल लव बिटवीन द गॉड एंड द वर्शिपर. इस आइडिया में बिलीव करते थे भक्ति मूवमेंट के सेंट्स. तो भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स हैं दे ट्राई टू बेसिकली प्रमोट द आइडिया ऑफ भक्ति मार्ग फॉर अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन, मोक्ष.
ओवरऑल आप देखें तो 3 मार्ग मेनली बताए गए हैं इंडियन ट्रेडिशन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे दे वुड प्रमोट बेसिकली द भक्ति मार्ग फॉर अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे उनका एक तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि दे डिड नॉट कीप द वर्शिपिंग एज जस्ट अ फॉर्मल रिचुअलिस्टिक activity, but they developed a kind of intellectual or devotional relationship between the god and the worshipper. Second, they used local languages so that their ideas could be understood by the common people as well. तो भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे वो गॉड और वर्शिपर्स के बीच में डिवोशन या रिलेशन को तो फोकस करते ही थे, एट द सेम टाइम दे heavily emphasized upon doing away with the social and religious evil practices, because they promoted the idea that the best way to reach to the god is by devoting yourself to the service of humankind. So this is another similarity amongst all the bhakti movement saints कि भगवान तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि आप दरिद्र नारायण के कॉन्सेप्ट में बिलीव करें। दरिद्र नारायण मतलब सर्विंग टू द पुअरेस्ट मेंबर इन द सोसाइटी इज द बेस्ट वे टू रीच टू द गॉड। तो ये सब कुछ बेसिक बातें जो आपको भक्ति मूवमेंट से संबंधित याद रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है मैंने, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करें जो इस साल एपीएससी प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं। जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको अभी ये सब आंसर राइटिंग नहीं करना है कुछ दिनों तक। तो मेन फैक्टर्स दैट ड्रोव राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, इनमरेट दीज फैक्टर्स एंड हाउ इट इनरिच्ड इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर को कैसे इन्होंने इनरिच किया ये भी आप लिख सकते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, तो इसकी एक प्लेनरी मीटिंग हुई है। प्लेनरी मतलब ऑल मेंबर्स मीट, प्लेनरी का मतलब ही होता है ऑल मेंबर्स मीट। तो FATF की एक प्लेनरी हुई है हाल फिलहाल में। उसमें जो डिसीजंस हुए दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, येट आई एम कवरिंग दिस आर्टिकल सो दैट आपको FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में मैं बता सकूं। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। दुनिया के कुछ देशों ने आपस में मिल करके ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। FATF 1989 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है इन पेरिस, फ्रांस। FATF का मेन गोल है कि जो भी एक्टिविटीज हैं जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टेररिज्म को फाइनेंस करती हैं या मनी लॉन्ड्रिंग कराती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ मेथड थ्रू विच द ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू लीगलाइज्ड वन। तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना और टेरर फाइनेंस को रिस्ट्रिक्ट करना, दैट इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके टोटल 38 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शुरुआत तो G7 कंट्रीज ने की थी, but over a period of time its membership went open for other countries as well, and that is how now there are 38 member countries of FATF. FATF कैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस को रोकता है वो भी जरा समझते हैं। FATF कंट्रीज, ये डार्क ब्लू कलर से जिन कंट्रीज को दिखाया गया है, दे आर फुल टाइम मेंबर्स ऑफ FATF। इंडिया इज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ FATF। दीज कंट्रीज मेंटेन टू काइंड्स ऑफ लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। और ये दो लिस्ट की मदद से FATF कोशिश करता है कि वर्ल्ड ओवर टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। ग्रे लिस्ट इज अ काइंड ऑफ येलो कार्ड इन अ फुटबॉल मैच। ग्रे लिस्ट के अंदर जिन कंट्रीज का नाम रख दिया जाता है, यानी कि उनको वार्निंग दे दी जाती है कि भैया यू आर अंडर वॉच, सो यू प्लीज रेस्ट्रिक्ट ऑल द बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द कंट्री विच माइट बी यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंस या मनी लॉन्ड्रिंग। तो येलो लिस्ट में उन कंट्रीज के नाम रखे जाते हैं हु आर अंडर वॉच। आई टोल्ड यू इट्स लाइक अ येलो कार्ड इन फुटबॉल मैच। ब्लैक लिस्ट इज लाइक रेड कार्ड इन फुटबॉल मैच। इन पे पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज को टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। दीज कंट्रीज आर पुट इनटू ब्लैक लिस्ट, दैट मींस दे आर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ सैंक्शंस एज फार एज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस इज कंसर्न। आज के डेट में अगर ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज की बात की जाए तो वही ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया। कुछ कंट्रीज जो ग्रे लिस्ट में हैं, ये सारे नाम यहाँ लिखे हैं। पाकिस्तान लगभग 4 सालों तक ग्रे लिस्ट में था FATF के। रिसेंटली इट हैज बीन टेकन आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। तो इस तरीके से FATF जो मेंबर कंट्रीज है, 38 कंट्रीज आपस में कम से कम कमिटमेंट कर लेते हैं कि भैया ये ब्लैक लिस्टेड कंट्री है, इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये ग्रे लिस्टेड कंट्री है तो इट इज पुट अंडर सम सर्विलेंस।
So this is how FATF countries try to put limitations over the countries that are grey listed or blacklisted, and thus focus on ensuring the activities of terror finance and money laundering are curbed. तो consequences of FATF ग्रे लिस्टिंग, ग्रे लिस्ट में FATF के आ जाने से क्या होता है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं बाय वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट विल लीड टू प्रॉब्लम इन getting loans from IMF, World Bank and Asian Development Bank, reduction in international trade, international boycott. ब्लैक लिस्ट में आ जाने से यही प्रॉब्लम्स और ज्यादा अक्यूट हो जाएंगी. करंट डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताया कि FATF की एक प्लेनरी हुई है हाल फिलहाल में, ऑल मेंबर्स मीट हुई है, जहां पे फिर से वर्ल्ड कंट्रीज ने कमिट किया है कि दे विल फोकस ऑन प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म. नॉट इम्पॉर्टेंट न्यूज. एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि FATF की इस प्लेनरी में the member countries have decided to suspend the membership of Russia. So Russia has been suspended from FATF. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN. हाउ अ ट्रायल वर्जन ऑफ VPN help Mumbai cops to trace student who sent 5 threat emails to मुकेश अंबानी. तो हुआ क्या है कि एक 21 साल के स्टूडेंट ने, बच्चे थे, 5 थ्रेट ईमेल्स भेजे मुकेश अंबानी जी को बाय यूजिंग VPN इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिटेक्शन ऑफ हिज एग्जैक्ट लोकेशन. बट मुंबई पुलिस ने फिर उसको ट्रेस कर लिया. तो इसमें ये न्यूज अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुकेश अंबानी को थ्रेट ईमेल्स भेजे गए एंड ऑल. इंपॉर्टेंट है कि VPN होता क्या है वो जरा समझ लेते हैं. तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. तो VPN एक तरीके का आप कह सकते हैं सिस्टम है जो प्रिवेंट करता है टू द कॉमन इंटरनेट यूजर्स टू एग्जैक्टली लोकेट द IP एड्रेस. देखिए थोड़ा बेसिक समझते हैं. कोई भी डिवाइस को अगर इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा तो उसको एक IP एड्रेस दिया जाता है. एनी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट विल हैव वन IP एड्रेस. ठीक है. ये IP एड्रेस से फायदा क्या होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द यूजर पता लग सकता है. दे कैन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैन आइडेंटिफाई द डिवाइस एंड इट्स लोकेशन एंड दस दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द यूजर्स. यानी कि किस सिस्टम से ये इंटरनेट कनेक्ट किया गया था. जैसे अभी मैं जिस लैपटॉप से काम कर रहा हूं और ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो ये इंटरनेट कनेक्टेड है सिस्टम, इसीलिए मैं अपलोड कर पा रहा हूं. तो मेरे सिस्टम को एक IP एड्रेस मिला हुआ है और ये IP एड्रेस की मदद से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस बात को ट्रेस कर सकती है कि ये वीडियो किस सिस्टम से अपलोड हुआ है. तो इस तरीके से इट कैन बी यूज्ड, IP एड्रेस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिवाइस लोकेशन एंड दस द यूजर आल्सो. बट VPN सिस्टम क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम क्या होता है? इट एस्टैब्लिशेस अ सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शंस व्हिच प्रोवाइड्स ग्रेट प्राइवेसी टू द यूजर. तो इससे क्या होगा कि बाय यूजिंग अ VPN you can hide your IP address from being shared. You can encrypt your IP address even when you are getting connected to internet. तो आप एक secured Wi-Fi hotspot का इस्तेमाल कर सकते हैं with help of VPN and thus you can encrypt your connections to secure your identification. Your IP address will not get revealed. That means suppose if you are sitting in Guwahati but you can put your locations to appear like you are communicating from New York. तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कई सारे VPN सर्विस प्रोवाइडर्स. तो कई सारे VPN सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक्सप्रेस VPN, प्रोटोन VPN, सर्फशार्क. ये सब VPN सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी IP एड्रेस को मास्क कर सकते हैं. यू कैन reflect some other IP address coming from some other locations. And that is how you can encrypt or secure your exact identity. But VPN networks were becoming basis for many cyber frauds. तो VPN को लेकर के फिर एक चेंजेस लाए गए. सर्ट इन
जिसका पूरा फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट साइबर अटैक्स इन द कंट्री। सर्ट इन ने एक नया आदेश दिया भारत के अंदर जितने भी वीपीएन कंपनियां हैं इन सबको, कि आप लोगों को अपने सारे कस्टमर्स का डेटा 5 साल तक स्टोर करके रखना है। यानी कि किस कस्टमर ने कौन सा वीपीएन इस्तेमाल किया। ठीक है, एक आम आदमी को नहीं पता लग पाएगा, लेकिन सर्ट इन ने कहा है कि आपको वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को ये डेटा स्टोर करके रखना है 5 साल तक, कि कहां से किस कस्टमर ने क्या वीपीएन सर्विस इस्तेमाल किया, अपने आईपी एड्रेस को हाइड किया और क्या नया वर्चुअल आईपी एड्रेस दिखाया। यह डेटा स्टोर करके रखना है आपको 5 सालों तक। और जरूरत पड़ेगी इन केस ऑफ सम साइबर अटैक, सर्ट इन माइट आस्क फॉर दिस डेटा फ्रॉम दिस वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर। तो मान लीजिए कि ये आप हैं, ये इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट को आप कनेक्ट करते हैं वाया दिस वीपीएन, राइट। इंटरनेट को आप कनेक्ट करते हैं वाया दिस वीपीएन, तो इससे आपका डेटा सिक्योर हो जाता है, आपकी आईपी एड्रेस को कोई जान नहीं सकता। आप इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे, फेसबुक चलाइए, स्काइप चलाइए, ट्विटर चलाइए, आपका आईपी एड्रेस कोई जान नहीं सकता। इट सिक्योर्स योर डेटा। बट इस वीपीएन को ब्रेक कर सकते हैं हैकर्स, स्नूपर्स, और अब सरकार भी, बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्रोविजन रिलीज बाय सर्टिन। ये है वीपीएन का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया हाल फिलहाल में कैसे एक 21 साल के स्टूडेंट ने मुकेश अंबानी जी को 5 थ्रेटनिंग ईमेल्स भेजे वाया यूजिंग वीपीएन, बट द youth was uh, identified and arrested also। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कंजम्पशन सर्वे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे नॉर्मली तो हर 5 साल पे कराया जाता है हमारे देश के अंदर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पहले इसको कराया जाता था बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बाद में एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है एनएसओ। तो आप कह सकते हैं कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इज कंडक्टेड बाय एनएसओ एवरी 5 ईयर, क्योंकि अब एनएसएसओ जैसा तो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, क्योंकि उसको मर्ज कर दिया गया है इनटू एनएसओ, राइट। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे नाम से जैसा आपको पता चल रहा है, इसमें बेसिकली अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है कि ऑन एन एवरेज एक हाउस होल्ड कितने रुपया खर्च करता है अपने ऊपर। कंजम्पशन डेटा, क्या क्या चीजें वो खरीदते हैं, उस पर कितने रुपए खर्च करते हैं अपने ऊपर। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा लगभग 11 सालों बाद आया है। लास्ट टाइम ये डेटा 2011-12 में रिलीज किया था सरकार ने। 2017-18 में सर्वे किया गया, नॉर्मली हर 5 साल पे सर्वे होता है, तो 2012 के बाद 2017 में सर्वे किया गया था, बट वो डेटा रिलीज नहीं किया सरकार ने, बिकॉज गवर्नमेंट साइटेड कि द डेटा हैड सम क्वालिटी इशूज, यानी कि डेटा में कुछ डिफेक्ट्स हैं, इसलिए 2017-18 वाला डेटा सरकार ने रिलीज नहीं किया पब्लिकली। तो 2012 के बाद वापस से अब जाकर के सरकार ने कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा रिलीज किया है। सरकार ने सर्वे कराया, सरकार की एजेंसी एनएसओ, इसने सर्वे कराया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेकर के फॉर 1 ईयर फ्रॉम अगस्त 2022 टू जुलाई 2023, और उसका डेटा हाल फिलहाल में रिलीज किया गया है। सो दिस डेटा इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी मेंस इकोनॉमी आंसर लिखने में काम आएगा। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ओवरऑल ये बात जान लीजिए कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के डेटा किस किस काम आते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के डेटा जीडीपी कैलकुलेशन में काम आते हैं अंडर कंजम्पशन मेथड। तो जीडीपी निकालने के अलग अलग मेथड हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, कंजम्पशन मेथड। तो कंजम्पशन मेथड में कंजम्पशन सर्वे के डेटा हेल्पफुल होते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट जीडीपी। पोवर्टी एस्टिमेशन में पहले जो पोवर्टी लाइन डिसाइड की जाती थी 30 रुपये 35 रुपये प्रतिदिन, तो वो बेसिकली कंजम्पशन के बेसिस पे ही डिसाइड की जाती थी। तेंदुलकर कमेटी एंड ऑल, तो रंगराजन कमेटी, ये सब पोवर्टी लाइन जो डिफाइन करते थे। तो पोवर्टी लाइन में वो जो नंबर दिया जाता था 30 रुपये 32 रुपये, दे 30 आर कंजम्पशन डेटा, कि कोई परिवार दिन में 30 रुपये या उससे ज़्यादा कोई इंसान अपने ऊपर खर्च करता है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है या नीचे है। तो मुद्दा ये है
कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा is helpful in GDP calculation, especially the consumption method of GDP calculation, poverty estimation कि कितने लोग poverty लाइन से नीचे हैं कितने ऊपर हैं, and इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में भी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में भी कंजम्पशन सर्वे डेटा इज इंपॉर्टेंट. लेट अस फाइंड सम की आउटकम्स ऑफ द रिसेंटली कंडक्टेड कंजम्पशन सर्वे. देखिए, रिसेंटली कंडक्टेड कंजम्पशन सर्वे के हिसाब से हमें पता चला है कि अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग की अगर बात की जाए तो ऑन एन एवरेज वो अपने ऊपर खर्च करते हैं ₹6,459 पर मंथ. मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अर्बन एरियाज में ₹6,459, जबकि रूरल एरियाज में इट इज ₹3,773. अगर आप अपने ऊपर कंजम्पशन की बात करें कि कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो साल 2022-23 का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा है, रूरल एरियाज में 3,773, अर्बन एरियाज में 6,459. तो रूरल और अर्बन एरियाज के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 71.2%. वही अगर 2011-12 के डेटा से इसको कंपेयर करें तो 2011-12 में रूरल एरियाज में अपने ऊपर एक्सपेंडिचर एवरेज एक्सपेंडिचर था ₹1,430, अर्बन एरियाज में ₹2,630. तो जो एवरेज डिफरेंस था रूरल और अर्बन एरियाज में दैट वाज ₹83.9, 83.9%. तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज हैज डिक्रीज्ड. ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो घटे हैं. इसका मतलब है कि ओवरऑल जो पॉवर्टी या ओवरऑल लाइफस्टाइल के जो डिफरेंसेस थे रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में वो थोड़े से कम हुए हैं एज पर दिस कंजम्पशन मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. द डिफरेंस वाज 83.9% इन द ईयर 2011-12 which has come down to 71.2%. अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाज हाईएस्ट इन सिक्किम in both rural as well as urban areas. Assam Financial Corporation. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam economy point of view. देखिए, असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक ज्वाइंट स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की तरह स्टैब्लिश की गई थी इन द ईयर 1954. इसका मेन मकसद है एमएसएमई इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना in order to allow them to expand their businesses. MSME industries of northeastern states including Assam, Meghalaya, Manipur and Tripura. देखिए, ये जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है उसमें तो लिखा गया है कि असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हेल्प्स द एमएसएमई इंडस्ट्रीज फ्रॉम असम, ऐसा लिखा गया है. बट अगर आप असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के वेबसाइट पे जाएंगे तो इट सेज कि इट helps MSME industries not just from Assam but also from other northeastern states like Meghalaya, Manipur and Tripura. तो वेबसाइट से आपको पता चलेगा कि सिर्फ असम ही नहीं बाकी कुछ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के MSMEs को असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन फंडिंग सपोर्ट देता है. और असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है वो फंड रेज करता है फ्रॉम other participating state governments like Assam, Meghalaya, Manipur and Tripura and also SIDBI. तो SIDBI is a refinance agency like NABARD. NABARD कैसे fund provide करता है to the RRBs to give loan to agriculture and rural development, right? NABARD. तो जैसे NABARD एक refinance agency है वैसे ही SIDBI भी एक refinance agencies है जो fund provide करती है to certain financial institutions to give loan फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इसका नाम ही है सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. तो सिडबी गिव्स फंड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड बैंक्स टू फर्दर गिव लोन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो सिडबी प्रोवाइड्स फंड टू असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन विच मेक्स फंड अवेलेबल टू एमएसएमई सेक्टर्स ऑफ दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो अलग अलग इनिशिएटिव्स जो असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने अभी तक लिए हैं: लॉन्ग टर्म लोन टू द एमएसएमई एंड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, स्कीम फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम फॉर एमएसएमई सेक्टर्स. किस किस एरियाज में मेनली फोकस करता असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन? तो ये सारे एरियाज यहाँ पे लिखे हुए, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग से लेकर के टूरिज्म, हर्बल प्रोडक्ट्स, टी एंड बैम्बू इंडस्ट्रीज एंड ऑल.
Topic number 6 is about exercise दोस्ती 16. This topic is important from our syllabus prelims perspective. मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा. तो दोस्ती एक ट्राईलैटरल 3 देशों की कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है विच इंक्लूड्स इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव. इसको शुरुआत की गई थी इसकी 1991 में बिटवीन इंडियन एंड मालदीवियन कोस्ट गार्ड. श्रीलंका ने इसको ज्वाइन किया साल 2012 में. साल 2024 में 16th एडिशन ऑफ दोस्ती एक्सरसाइज has recently started in Malé, Maldives. 16th edition of दोस्ती एक्सरसाइज began in Malé, Maldives. 3 देश जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं मालदीव, इंडिया, श्रीलंका. बांग्लादेश इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज दोस्ती इट्स 16th एडिशन एज एन ऑब्जर्वर स्टेट. तो बांग्लादेश इज ऑल्सो देयर एज एन ऑब्जर्वर स्टेट. कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है. पेरीग्रीन नहीं है. ओडिसस has landed on मून सरफेस. नेशनल रबर प्रोडक्शन से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट गलत हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.